हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे इस वीकली प्रोग्राम में, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के इश्यूज को डिस्कस करते हैं और साथ में आईआर से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करते हैं। तो इस वीक हमें 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस करने हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशू इज इंडिया एज्यूम मंथली प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनएससी। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मंथली प्रेसिडेंसी को भारत ने एज्यूम किया है। इसीलिए मैं आपको यहां समझाऊंगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का बैकग्राउंड क्या है। इसके अलावा मैं उन एजेंडाज की बात करूंगा जो इंडिया ने यूएनएससी की प्रेसिडेंसी को एज्यूम करने के बाद रखे हैं। ठीक है। द सेकंड इंपॉर्टेंट इशू इज इंडियाज G20 एजेंडा। अब आप बोलेंगे सर G20 के बारे में आपने पहले भी डिस्कशन किया था, तो ये लेक्चर देखना जरूरी है। आंसर इज यस, देखना जरूरी है, क्योंकि यहां पर जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं G20 के बारे में, उसमें हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक लेटर लिखा था G20 की प्रेसिडेंसी को लेकर, और उस लेटर में जो कंटेंट है उसको आप सीधे यूज कर सकते हैं अपने मेंस एग्जाम में अपने मार्क्स को गेन करने के लिए। ओके, तो इसीलिए इसको आपको जरूर देखना है। और एक्चुअल में इंडिया के जो एजेंडा रहे हैं December 1, 2022 में प्रेसिडेंसी एक्वायर करने के बाद, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सेकेंड थिंग, मैं आपको यहाँ पर एक G20 कंट्रीज की मैपिंग भी करा दूंगा, सो डैट अगर मैपिंग को लेकर प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आए तो भी आप उसको कंफर्टेबली कर पाए। थर्ड इंपॉर्टेंट इशू इज व्हाई इंडिया मस्ट स्टैंड विद पैलेस्टीन। तो इंडिया और पैलेस्टीन के रिलेशन किस प्रकार के रहे हैं, आज़ादी के बाद कैसे रिलेशन थे, वर्तमान में कैसे रिलेशन है, और इंडिया पैलेस्टीन को लेकर किस अप्रोच पर प्रेजेंट में चल रहा है, वो सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ। देखिए, दिसंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है, ऐसे में एस्पिरेंट कंफ्यूज हैं कि हमें दिसंबर से अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहिए या मेंस की प्रिपरेशन को ही अभी कंटिन्यू रहने देना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पहले से एग्जाम दे चुके हैं तो आपको अपनी मेंस की प्रिपरेशन को एटलीस्ट फरवरी तक लेकर जाना चाहिए, और अगर आपने पहले अटेम्प्ट नहीं दिया है तो फिर भी जनवरी तक आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर जा सकते हैं। अब बात यह आती है कि इन 2-3 महीनों को हम मैनेज कैसे करेंगे। हर कोई आपको बताएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिखिए, मेंस के जितने ज़्यादा पॉसिबल हो सके आप टेस्ट लिखें, लेकिन हम आपके लिए मेगा विन प्रोग्राम लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत हम आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड कराएंगे, जैसे यहाँ पर आपको 15 टेस्ट तो दिए ही जाएंगे जीएस के, और 3 एसए के टेस्ट भी दिए जाएंगे। इसके अलावा हर टेस्ट से पहले हम आपको एक गाइडेंस वीडियो देंगे सिलेबस पर। अब देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि एस्पिरेंट को सिलेबस की समझ नहीं होती, इसलिए वो अननेसेसरी चीज़ें भी पढ़ लेते हैं और अपना टाइम खराब करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। जब आप सिलेबस अच्छे से समझ जाएंगे तो उसको कवर करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सेकेंड थिंग, हम आपको अप्रोच सेशन प्रोवाइड कराएंगे हर टेस्ट से पहले। अप्रोच सेशन का मतलब होगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को किस प्रकार पढ़ेंगे। इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी इंक्लूड रहेगा, और जब आप पीवाईक्यू एनालाइज करते हैं तो आपका एक इंसाइट डेवलप होता है कि यूपीएससी किस प्रकार से अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करती है। ओके, और उसी अकॉर्डिंग जब आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो मेंस में आपका परफॉर्मेंस काफी बेटर हो जाता है। ये तो बात हो गई टेस्ट से पहले की। इसके बाद अगर मैं बात करूं टेस्ट के बाद आपको क्या मिलेगा, तो एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी, और इसके अलावा हम आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आपको जरूरी नहीं है कि हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही टेस्ट देने हैं। अगर आपको इकोनॉमी अच्छा लगता है, पॉलिटी अच्छा लगता है, इंडियन सोसाइटी अच्छा लगता है, या जो भी आपके टॉपिक्स प्रिपेयर्ड हैं, आप उनके टेस्ट पहले दे सकते हैं, बाकी टॉपिक्स को प्रिपेयर करके बाद में टेस्ट दे सकते हैं। ओके, और ये 28 नवंबर से कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें आप एनरोल अब भी कर सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में है। फीस भी यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आपको कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं अपने पहले टॉपिक पर, डेट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो देखिए, अभी पिछले लेक्चर में कुछ एस्पिरेंट ने रिकमेंडेशन दी थी कि सर आप ये भी बता दिया करिए कि टॉपिक जो है वो हम किस जीएस के पेपर से रिलेट करें। तो इस टॉपिक को आप रिलेट करेंगे जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नाम के टॉपिक से। ओके, अब ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2017 में ही एक क्वेश्चन पूछा था यूनाइटेड नेशन के ऊपर। क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके फंक्शंस पूछे थे, और इससे जो रिलेटेड डिफरेंट कमीशन है वो भी आपको डिस्कस करने थे। ओके, तो अगर यूएन की इस संस्था पर क्वेश्चन आ सकता है, तो अगला क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर भी पूछा जा सकता है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म को लेकर काफ़ी बार चर्चा की है, और इस पर क्वेश्चन चूंकि पूछा नहीं गया है तो बिल्कुल पूछे जाने की संभावना बनी हुई है।
चलिए बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ब्रीफ बैकग्राउंड पर। तो देखिए, सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं परमानेंट, जिनके पास वीटो की पावर होती है, और 10 मेंबर्स होते हैं नॉन परमानेंट, जिनके पास वीटो की पावर नहीं होती। इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स का टेन्योर होता है 2 ईयर्स, और 2 साल के लिए इन्हें चुनता कौन है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, जनरल असेंबली के द्वारा इनको चुना जाता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया को इलेक्ट किया गया था 1 जनवरी 2021 में। ओके, और दिसंबर 2022 में इंडिया की ये जो इलेक्शन था वो खत्म होने वाला है। ओके, अब देखिए, इंडिया की अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी की बात करें तो इंडिया को 2 बार इस टेन्योर में प्रेसिडेंसी मिली है। एक तो मिली थी अगस्त 2021 में, और दूसरी बार अभी मिली है दिसंबर 2022 में। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रोटेट करती रहती है इन 15 मेंबर्स के बीच में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पर 2 वीडियोस और हैं जो मैंने बनाए थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर, ये आपको जरूर देखने हैं। ये जो पहला वीडियो है इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म को लेकर मैंने चर्चा की थी, और अगर आपको इस वीडियो को सर्च करना है तो सिर्फ लिखिएगा यूएनएससी रिफॉर्म ओनली आईएएस, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और दूसरा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो एक काउंटर टेररिज्म कमेटी की बैठक हुई थी इंडिया में, उसके बारे में डिस्कशन मैंने इस वीडियो में किया है, ये भी आप देख लीजिएगा। इसके लिए आपको सर्च करना है UNCTC ओनली आईएएस। ठीक है, ये वीडियो आपको मिल जाएगा, तो ये दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो यूएनएससी जो टॉपिक है आपका कॉम्प्रिहेंसिव वे से प्रिपेयर हो जाएगा। आपका जो एग्जाम है उसमें फिर कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छूटा रहेगा यूएनएससी को लेकर जो आप कवर ना कर पाए। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं एजेंडा की। चूंकि ये हमें प्रेसिडेंसी मिल चुकी है तो हम एजेंडा क्या क्या रखेंगे। तो देखिए, 2-3 चीजें हैं जो आपको एकदम याद रखनी है। जैसे इंडिया कभी भी किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे जाता है तो 2-3 बात हमेशा ही बोलेगा। जैसे एक तो हो गया काउंटर टेररिज्म। भारत हमेशा से ही टेररिज्म से प्रभावित रहा है, और टेररिज्म की अपनी कोई बाउंड्री नहीं होती है, ये ट्रांस बाउंड्री होता है। तो ऐसे में टेररिज्म को अगर कंट्रोल करना है तो देश विदेश के जितने भी जो कंट्रीज हैं उनको सहयोग देना पड़ेगा, ये तभी काउंटर किया जा सकता है। तो जहां भी ऐसा मौका मिलता है भारत को किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात करने का या फिर इंटरनेशनल फोरम्स पे बात करने का, तो यहाँ टेररिज्म की बात इंडिया जरूर करता है। उसके अलावा भारत इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की भी बात करता है, और इसके अलावा इंडिया ने एक न्यू एजेंडा रखा है यहाँ पे, और इसका नाम है न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म, यानी कि नॉर्म्स। अब देखिए, यहाँ पर बेसिकली बात यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक बायस्ड संस्था है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं और भारत इन प्रॉब्लम्स में रिफॉर्म चाहता है, इसीलिए यहां पर नॉर्म्स नाम से हमने एक ऑब्जेक्टिव रखा है। ओके, अब देखिए, अगर मैं रिप्रेजेंटेशन को लेकर इश्यूज की बात करूं तो सबसे पहला इशू तो ये आता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक तो ओवर रिप्रेजेंटेशन है। सर कैसे, एग्जांपल दीजिए। देखिए, जब आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की P5 कंट्रीज को देखते हैं जो परमानेंट कंट्रीज हैं, उसमें एक तो आ जाता है यूएस, दूसरा यूके, उसके बाद आ जाएगा फ्रांस, इसके अलावा आपका आ जाएगा रशिया, और आ जाएगा आपका चाइना। ठीक है सर, अगर आप इन 3 कंट्रीज को देखें, यूके, फ्रांस और रशिया, ये आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो परमानेंट कंट्रीज में से 3 कंट्री तो यूरोपियन यूनियन से ही आ रही है। सर ओवर रिप्रेजेंटेशन हो गया कि नहीं हो गया। अब आप बोलेंगे कि रशिया तो एशिया में भी आता है, रशिया को यूरेशिया कहते हैं बेसिकली, उसका एक पार्ट यूरोप में है, दूसरा एशिया में है। ओके, तो परेशान मत होइएगा इसको लेकर। दूसरी प्रॉब्लम आ रही है अंडर रिप्रेजेंटेशन। किसी को तो आपने ओवर रिप्रेजेंट कर दिया, कुछ अंडर रिप्रेजेंटेशन में भी हैं, जैसे लैटिन अमेरिका, कैरेबियन ग्रुप, अरब वर्ल्ड और अफ्रीका। यहां से एक भी मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट जो संस्था है उसमें नहीं है, P5 के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऐसे में जरूरत है कि यूएनएससी में रिफॉर्म किया जाए। उसके बाद मिसयूज ऑफ वीटो। वीटो का बड़ा मिसयूज होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स के द्वारा, और वीटो के प्रयोग के द्वारा ये कंट्रीज अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं ग्लोबल इंटरेस्ट के सामने। ठीक है, तो इनके लिए ग्लोबल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम रिसेंट एग्जांपल की बात करें तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन कर दिया है, तो इन्वेजन के बाद
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्शन लेना चाहिए रशिया के अगेंस्ट, लेकिन रशिया ने खुद इस चीज़ को वीटो कर दिया। तो ऐसे में यहाँ रशिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबल इंटरेस्ट की कुर्बानी कर दी। ग्लोबल इंटरेस्ट क्या होता? ग्लोबल इंटरेस्ट ये होता कि रशिया को वॉर खत्म करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से एक तो वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दूसरा फूड को लेकर प्रॉब्लम आ गई है, फर्टिलाइजर को लेकर प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा यूएनएससी में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, और जो 2 वीडियोस मैंने बताए हैं उसको जरूर आप देख लीजिएगा, तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दूसरे टॉपिक पर आते हैं, दैट इज G20। अब G20 को आप रिलेट कहाँ से करेंगे? जीएस पेपर 2 में अगेन इंटरनेशनल रिलेशन में एक टॉपिक लिखा हुआ है जिसका नाम है बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। तो भारत के हितों को प्रभावित करने वाले जो समझौते हैं, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और ग्लोबल ग्रुपिंग्स हैं, इनसे आपको इस टॉपिक को रिलेट करना है। ओके, अब ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022 में G20 को लेकर एक क्वेश्चन आया था और यहाँ पर पूछा गया है कि उन 4 कंट्रीज पर आपको यहाँ करेक्ट टिक लगाना है जो G20 की मेंबर्स हैं। अब इसका राइट आंसर क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं और मैं आपको मैपिंग करा देता हूं अब G20 कंट्रीज की। अच्छा, एक बात और, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि मुझे आपका लाइक से ही पता लगेगा कि आप वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं। ओके, तो ये हमें भी मोटिवेशन देता है ऐसे ही अलग अलग वीडियोज़ बनाने के लिए भी। ओके, चलिए खैर, सो G20 पर आ जाते हैं वापस, इसकी मैपिंग करते हैं। G20 को याद करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताई थी कुछ चीज़ें, आप रिवाइज कर लीजिए दोबारा से। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप P5 कंट्रीज़ के नाम याद रख लीजिए। P5 में आपके कौन कौन आ जाते हैं? यूएस, उसके बाद यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। ओके, तो 5 कंट्रीज याद हो गई G20 में। उसके बाद एक इमर्जिंग ग्रुप है जिसका नाम है ब्रिक्स। सॉरी, ब्रिक्स में B4 ब्राज़ील ये आ गया, R4 रशिया पहले ही देख चुके हैं, I4 इंडिया, तो इंडिया आप यहाँ पर देख लीजिए। उसके अलावा C4 चाइना हम पहले ही ले चुके हैं, और S4 साउथ अफ्रीका, आप साउथ अफ्रीका को यहाँ पर मार्क करें। उसके बाद कुछ मेजर कंट्रीज देख लीजिए, जैसे यूएस के पास एक मेजर कंट्री है कनाडा, उसके बाद मैक्सिको, ब्राज़ील के पास एक कंट्री है अर्जेंटीना। इसके बाद आप यूरोप में जाएं तो 2 इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज आ जाती हैं जैसे इटली एंड जर्मनी। उसके बाद टर्की यहाँ पर आ जाता है, एंड सऊदी अरेबिया अरब वर्ल्ड से एकमात्र कंट्री है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पास आपको इंडोनेशिया देखने को मिलेगा, जापान देखने को मिलेगा, साउथ कोरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी 20 कंट्रीज़ हो गई। ये एक्चुअल में 19 है, और इसमें अगर आप यूरोपियन यूनियन को शामिल कर दें तो ये G20 बन जाता है। ओके, तो ये हो गया मैपिंग। इसके बाद कुछ गेस्ट कंट्रीज़ को भी आप याद रख सकते हैं G20 में, जैसे नॉर्वे हो गया, नीदरलैंड हो गया, स्पेन हो गया, है ना, वियतनाम हो गया, सिंगापुर हो गया, तो इन सबको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं सॉरी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लेटर की, कि आखिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपने लेटर में क्या लिखा है G20 की प्रेसिडेंसी को लेकर। तो पहली चीज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने हाईलाइट की है वो है कि वर्ल्ड पूरा जो हमारा हम देख रहे हैं वो जीरो सम माइंडसेट में घिरा हुआ है। अब सर, जीरो सम माइंडसेट का मतलब क्या होता है? जीरो सम माइंडसेट का मतलब होता है एक व्यक्ति को 0 मिलेगा, एक व्यक्ति को 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ, जैसे अगर आप ह्यूमन को देखें, जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था तब से हम रिसोर्स को लेकर फाइट करते रहते थे। किसी एक व्यक्ति के पास मान लीजिए रिसोर्स हैं, आप क्या करेंगे? उस रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करेंगे, दूसरा व्यक्ति उन रिसोर्सेज को छीनने के लिए फाइट करेगा। तो ऐसे में एक व्यक्ति के पास तो रिसोर्स आ जाएंगे, दूसरे व्यक्ति के पास कुछ नहीं आएगा। तो इसको कहते हैं जीरो सम माइंडसेट। ओके, लेकिन अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखें तो वर्ल्ड काफ़ी डेवलप हो चुका है, ह्यूमन काफ़ी डेवलप हो चुके हैं। ऐसे में हमारे पास प्रोडक्शन मेथड भी अच्छे खासे हैं कि हम पूरे जो ग्लोब है उसकी पॉपुलेशन को फीड कर सकते हैं। ओके, लेकिन फिर भी जीरो सम माइंडसेट आज भी आपको देखने को मिलता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कुछ कंट्रीज आज भी फाइट करती हैं, एक तो टेरिटरी को लेकर और दूसरा रिसोर्सेज को लेकर। उसके अलावा यहाँ पर जो है एसेंशियल गुड को वेपनाइज्ड कर दिया गया है, ये भी जीरो सम माइंडसेट का ही एक एग्जाम्पल है। इसका मतलब क्या हुआ सर? एसेंशियल गुड को वेपनाइज करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए एक कंट्री गेहूं का एक्सपोर्ट करती है या फिर ऊर्जा का एक्सपोर्ट करती है और कोई कंट्रोवर्सी होने के कारण वो गेहूं के एक्सपोर्ट को रोक दे, तो इसको हम कहेंगे कि एसेंशियल गुड्स को आपने वेपनाइज कर दिया, इसको एक वेपन की तरह यूज कर लिया ताकि दूसरी कंट्रीज इससे प्रभावित हो जाएं और आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये भी एक जीरो सम माइंडसेट है। उसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज ने कोविड-19 के टाइम पर वैक्सीन की होर्डिंग की थी। सर, होर्डिंग का मतलब होता है जमाखोरी करना।
वैक्सीन को आपने अपनी कंट्रीज में जमा करके रख लिया और दूसरी कंट्रीज तक पहुंचने ही नहीं दिया जहां पर बिलियंस ऑफ पीपल्स इसकी डिमांड कर रहे थे। ओके, तो आप अपनी बात मनवाने के लिए वैक्सीन को भी एक वेपन की तरह यूज कर रहे हैं, इसकी होर्डिंग कर रहे हैं। तो ये सब जीरो सम माइंडसेट को दिखाता है। अब अगर इंडिया के माइंडसेट की बात करें, अच्छा ये पॉइंट नंबर 1 था इस लेटर में, ये पॉइंट नंबर 2 है। अगर इंडिया के ट्रेडिशन की बात करें तो इंडिया हमेशा से एक बहुत पीसफुल सी कंट्री रहा है। तो हम क्या बिलीव करते हैं, हम ये बिलीव करते हैं कि जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं या फिर अजीवित वस्तुएं हैं, जिसको निर्जीव वस्तुएं कहा जाता है, वो अर्थ के 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है। ठीक है, अब ये 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं, इसको हम पंच तत्व कहते हैं। जैसे इसमें अर्थ हो गया, वाटर हो गया, फायर हो गया, स्पेस हो गया, एयर हो गया। अब इस पर किसी का अधिकार नहीं है, ये प्राकृतिक चीजें हैं। तो हम इस चीज में बिलीव करते हैं कि इन 5 प्राकृतिक चीजों में आपस में हार्मोनी बनी रहनी चाहिए और हम लोगों को भी इसमें हार्मोनी बनाने में हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे हमारा फिजिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल वेलबींग हो पाएगा। ओके, तो इंडिया इस चीज में बिलीव करता है और हम इसी चीज को G20 में प्रमोट करेंगे कि इन सब चीजों के बीच में हार्मोनी आज भी बनी रहे इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर हम एजेंडास की बात करें, इंडिया ने G20 में एजेंडा क्या रखे हुए हैं, ये भी प्राइम मिनिस्टर जी के लेटर में ही लिखा हुआ है, तो इसको आप अपने एग्जामिनेशन में सीधे यूज करेंगे। तो एजेंडा में सबसे पहला एजेंडा रखा है कि अभी तक जो G20 की प्रेसिडेंसी हुई है, 17 लगभग सेशंस हो चुके हैं और 17 सेशंस में हमने बहुत कुछ प्राप्त किया। जैसे हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्राप्त किया। जैसे आपने देखा होगा 2008 में एक क्राइसिस आया था, तो उस क्राइसिस को मैनेज करने में G20 का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इन इशूज़ को हमने मैनेज किया। उसके अलावा हमने इंटरनेशनल टैक्सेशन सिस्टम को रैशनलाइज करने का काम किया था। ओके, इसके अलावा हमने डेट बर्डन को कम करने की कोशिश की और कंट्रीज़ पर, है ना, जो हमारा सस्टेनेबल डेट है उन पर हमने बातचीत की थी G20 के अंतर्गत। तो हमने बहुत सारे अभी 17 जो है प्रेसिडेंसीज में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त किया। तो भारत इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को फर्दर और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास करेगा। तो पहली चीज़ तो हो गई ये। उसके बाद दूसरा, भारत यहाँ पर वननेस का, जो हमारा यूनिवर्सल सेंस ऑफ वननेस है, उसको प्रमोट करने का काम करेगा। देखिए, भारत का ये विचार रहा है, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो पूरा अर्थ है वो हमारे परिवार की तरह है, और चूंकि ये हमारा परिवार है तो ऐसे में हम सभी को कोऑपरेट करना चाहिए इस परिवार को कंजर्व करने के लिए, इसको सेफ रखने के लिए। तो इंडिया ने G20 के अंतर्गत जो टाइटल रखा है, जो थीम रखा है, उसका नाम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये वसुधैव कुटुंबकम से काफी रिलेट होता है कि अर्थ एक है, एक परिवार है और एक ही हमारा फ्यूचर होना चाहिए। इसलिए सभी कंट्रीज को मिलकर, जितनी भी G20 की मेंबर कंट्रीज हैं, उनको हमारे अर्थ को कंजर्व करने में हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर एग्जांपल आप देख सकते हैं। देखिए, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में ह्यूमंस के सामने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज का चैलेंज हो गया, टेररिज्म का चैलेंज हो गया, पेंडेमिक का चैलेंज हो गया। अब ये ऐसे चैलेंजेस हैं जिस पर कोई भी कंट्री अकेले अलोन जो है वो मेजर नहीं ले सकती। ठीक है, सभी कंट्रीज को इसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो G20 के अंतर्गत इंडिया का दूसरा एजेंडा रहेगा ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड एजेंडा की, तो यहां इंडिया जो भी एजेंडा सेट करेगा उसमें ऐसा नहीं है कि अपने मनमाने तरीके से एजेंडा को सेट कर दिया। मैंने आपको बताया कि इंडिया हमेशा से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का लीडर रहा है, और एक लीडर की यही भूमिका होती है कि लीडर अपनी नहीं चलाता है, लीडर अपनी पूरी टीम को एक साथ लेकर चलता है। तो हम अगर ग्लोबल साउथ के लीडर हैं तो हम जब भी कोई कंसल्टेशन करेंगे, जो भी हम प्रोग्राम यहां पर सेट करेंगे, उसमें ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के साथ भी कंसल्टेशन किया जाएगा, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा। अब इंडिया इस चीज को इसलिए भी कर रहा है क्योंकि इंडिया एक तो पहले से लीडर रहा ही है, और दूसरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम बिड करते हैं। मतलब हमें यहां पर परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, और परमानेंट मेंबरशिप तभी मिलेगी जब हम लीडरशिप रोल को वर्ल्ड लेवल पर प्ले करेंगे। तो G20 के अंतर्गत भी हमारे ये एजेंडा साफ साफ दिखाई देते हैं। उसके बाद फोर्थ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के लेटर में लिखा हुआ था वो है यहां पर सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल को प्रमोट करना। अब यहां एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल का मतलब क्या हो गया, जैसे आप सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बैन करिए। क्यों अननेसेसरी चीजों पर आपको बाइंग करनी है, क्यों अननेसेसरी चीजों को बढ़ावा देना है जो एनवायरमेंट के लिए काफी हानिकारक है। हम यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं ताकि एनवायरमेंट को नुकसान ना हो। तो आपको अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखना है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। तो इस चीज को हम प्रमोट करेंगे और इसको हम ट्रस्टीशिप के
इंडिया के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रमोट करने का प्रयास करेंगे। यहाँ ट्रस्टीशिप का मतलब होता है सभी लोगों को कोऑपरेट करके एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, अब ट्रस्टीशिप का जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है महात्मा गांधी जी वाला, उन पर हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। यहाँ पर बेसिकली इसकी बात हो रही है एनवायरमेंट को कंजर्व करने के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ट्रस्टीशिप का मतलब यही होगा कि सारी कम्युनिटी को मिलकर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इंडिया की प्रेसिडेंसी यहाँ पर G20 की जब एज्यूम की है तो इंडिया के लिए कुछ एडवांटेजेस भी हैं। भारत को यहाँ कुछ एज मिलेगा। एज का मतलब होता है भारत के कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव रहे हैं पहले से, भारत का कुछ ऐसा बैकग्राउंड रहा है जो G20 की प्रेसिडेंसी के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पर हम एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के प्रोपाउंडर रहे हैं। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा एंशिएंट टाइम में, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा तो हम सभा और समितियों के माध्यम से सभी लोगों को बैठाते थे और तब डिसीजन मेकिंग किया जाता था। कबीले जब हमारे यहाँ पर हुआ करते थे तो कबीले में भी इसी तरीके की चीजें देखी जाती थी। ठीक है, सभाओं के माध्यम से आम सहमति से डिसीजन लिया जाना। तो हम यहाँ पर जो डीएनए होता है डेमोक्रेसी का, उसका फाउंडेशन रखते हैं। और डीएनए का मतलब होता है उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आपकी बॉडी का डीएनए होता है, उसमें आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। तो डेमोक्रेसी का डीएनए का फाउंडेशन हम ही लोगों ने रखा है, क्योंकि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हमने ही स्टार्ट की थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एडवांटेज इंडिया को मिलेगा। एक तो इंडिया के लार्ज इकोनॉमी से, है ना, भारत काफ़ी बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुका है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है वो सिटीजन सेंट्रिक है। तो इतनी बड़ी कंट्री जहां पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन रहती है, वहां पर हम सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस मॉडल को चूज कर रहे हैं और काफ़ी इफेक्टिव तरीके से अपने सिटीजन्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज कर सकता है विद इन इंडिया, तो वर्ल्ड लेवल पर इस तरीके के फोरम्स में जैसे G20 होगा तो यहां भी इंडिया मैनेज करने में सक्सेसफुल रहेगा इतनी बड़ी पॉपुलेशन को। ओके, तो ये इंडिया का एक एडवांटेज दिखा रहा है, इंडिया का एक बैकग्राउंड दिखा रहा है। उसके बाद अगली अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी पर भी काफ़ी फोकस किया है। इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि हमने जैसे सोशल प्रोटेक्शन के लिए भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। हमने बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन बनाए हुए हैं। हमने जैसे विमेन हेल्पलाइन के लिए बनाया हुआ है, बहुत सारे नंबर्स है, जैसे 1089 है एक नंबर, एक 9 आई थिंक 1090 है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे नंबर्स हमने बनाए हुए हैं। 100 नंबर बनाया है, 102 बनाया हुआ है। तो अलग अलग स्टेट्स में इस तरीके के नंबर हैं, टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आपको अगर कंप्लेंट करनी है, आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कंप्लेंट कर सकते हैं। तो हमने सोशल प्रोटेक्शन के लिए भी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए यूज़ किया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है जैसे आप अपने ही मोबाइल से बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आपको बैंक विजिट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अब। ओके, केवाईसी आप अपने घर से ही कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, सारे लोग बैंकिंग व्यवस्था से आसानी से जुड़ सकते हैं। बैंक आपके अब मोबाइल में रहती है, आपकी जेब में रहती है। ओके, उसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स इनेबल करने के लिए भी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं यूपीआई का। तो इस तरीके के बहुत सारे स्टेप हमने अपनी पॉपुलेशन के लिए लिए हैं। तो ऐसे में अगर G20 की प्रेसिडेंसी हमें मिलती भी है तो हम अपने इन एक्सपीरियंस से G20 पर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया G20 के बारे में पूरा डिस्कशन। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया पैलेस्टीन रिलेशंस। ठीक है, इंडिया पैलेस्टीन रिलेशन में सबसे पहले तो आप थोड़ा सा मैप देख लीजिए इंडिया और पैलेस्टीन का। हालांकि ये मैप ऐसा हमेशा से नहीं हुआ करता था। अगर मैं आपको बताऊं 1917 में, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूं, तो ये पूरा जो आप एरिया देख रहे हैं ना, रेड वाला और ये जो डार्क ग्रीन कलर है इजराइल वाला, और वेस्ट बैंक एंड गाजा, इन 3 क्षेत्रों को मिला दीजिए तो 1917 में यहाँ पर अरब पीपल्स रहते थे, अरब लोग। उसके बाद 1948 में क्या होता है, इजराइल का फॉर्मेशन होता है। इजराइल यहूदी कंट्री है और इजराइल के फॉर्मेशन के बाद इस पूरी टेरिटरी में देखिए इजराइल का कितना ज़्यादा हिस्सा हो गया, और जो अरब हैं वो इस वेस्ट बैंक में और गाजा में संकुचित होकर रह गए। ओके, तो ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो ओशन आप देख रहे हैं ये मेडिटेरियन सी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं आपको इंडिया पैलेस्टीन रिलेशन में बताऊं तो सबसे पहले आप थोड़ी सी कॉमन चीज़ें याद रख लीजिए। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये टॉपिक, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी ऐसा कुछ खास यहाँ देखने को नहीं मिलता है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ध्यान रख लीजिएगा इतनी कि बेसिक रिलेशन हमारे कैसे रहे आज़ादी के बाद से, और प्रेजेंट टाइम पे हमारे रिलेशन कैसे हैं। आई थिंक मोर देन इनफ होगा इतना। सो अगर हम दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉमनिटीज़ की बात करें, दोनों में समानताएं क्या हैं भारत और पैलेस्टीन में,
तो दोनों का एक कॉलोनियल हिस्ट्री रहा है, दोनों का एक साम्राज्यवादी इतिहास रहा है, ठीक है। ब्रिटेन ने ही दोनों को कॉलोनीज बना रखा था, तो ये आपको एक बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज बहुत सारे रिलीजन को अपने अंदर रखती हैं। जैसे इंडिया में भी आप देखेंगे बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, उसी प्रकार से पैलेस्टीन में भी बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरेबिक पीपल ही वहाँ पे रहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर अगर हम बैकग्राउंड की बात करें दोनों के रिलेशन की, तो देखिए हमारे इंडिपेंडेंस के कुछ डिकेड तक इंडिया का जो स्टैंड रहता था पैलेस्टीन को लेकर वो सिंपैथी एंड सपोर्ट का था। मतलब हम यहाँ पर पैलेस्टीन या लोगों के साथ, मतलब जो अरब लोग यहाँ पर रह रहे थे उनके साथ होने वाली घटनाओं पर, उनके साथ होने वाले अत्याचार पर सिंपैथी रखते थे, उन्हें सहानुभूति देते थे, ठीक है। और साथ में हम सपोर्ट भी करते थे पैलेस्टीन को कि नहीं नहीं ये कंट्री आपकी ही होनी चाहिए, क्योंकि 1917 की स्थिति को अगर आप देखें तो उसमें अरेबिक पीपल की ही ये कंट्री होती थी, तो हम इस चीज को सपोर्ट करते थे। उसके बाद बहुत सारे हमारे जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में लीडर्स थे, जैसे आपने महात्मा गांधी जी का नाम जरूर सुना होगा, आपने जवाहरलाल नेहरू जी का नाम सुना होगा। तो इस प्रकार के जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल वाले लीडर्स थे उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया था पैलेस्टीन के ऑक्यूपेशन को। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि इजराइल ने देखिए कितना ज़्यादा ऑक्यूपेशन कर लिया है। इजराइल पहले हुआ ही नहीं करता था, लेकिन अभी इजराइल जब आया, ये रेड कलर का आप देख रहे हैं पूरा, इस इजराइल ने पूरे के पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, यहूदी कंट्री इसको बना दिया, और जो अरब पीपल्स हैं वो केवल वेस्ट बैंक और गाजा तक सिमट कर रह गए। ओके, तो ये प्रॉब्लम वाली बात है, इसको हम शुरू से ही क्रिटिसाइज करते थे अपनी आज़ादी के बाद से ही। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कुछ लीडर्स का, जैसे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या बोला था? महात्मा गांधी ने यहाँ पर कहा था कि इट इज रॉन्ग एंड इनह्यूमेन टू इम्पोज द ज्यूज ऑन द अरब। गांधी जी यहाँ साफ कह रहे हैं कि जो यहूदी लोग हैं वो अरब का जो ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, उनकी टेरिटरी का ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, वो इनह्यूमन है और ये गलत है पूरी तरीके से। उसी प्रकार से हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने भी ये कहा था कि पैलेस्टीन एक अरब कंट्री है और इसको ऐसे ही बने रहना देना चाहिए, इसमें किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यहूदी कंट्री को बनाने के लिए आप अरब पीपल्स को नहीं दबा सकते, ये चीज़ हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं। उसके बाद अगर हम और बात करें इंडिया पैलेस्टीन रिलेशन में, तो 1947 में जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली हुई थी उसमें एक रेजोल्यूशन रखा गया था इंडिया के द्वारा, और इंडिया ने यहाँ पैलेस्टीन की इंडिपेंडेंस का समर्थन किया था। देखिए हमारा खुद का इतिहास ऐसा रहा है कि हम कॉलोनी रहे हैं, और कॉलोनी रहने के कारण हम क्या चाहते हैं कि जो और कंट्रीज कॉलोनियलिज्म से प्रभावित हैं या फिर किसी दूसरी कंट्री के एग्रेशन से प्रभावित हैं वो नहीं होनी चाहिए, है ना। हम शांति चाहते हैं, तो इसीलिए पैलेस्टीन की स्वतंत्रता पर हम यहाँ यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन रख रहे हैं 1947 में ही। ये हमारे अप्रोच को दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर इंडिया कुछ कंट्रीज में से एक है जिसने पैलेस्टीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दी थी। राज्य का मतलब है, पॉलिटिकल लैंग्वेज है ये, तो राज्य का मतलब देश ही होता है, ठीक है। अब टेक्निकल डिफरेंस है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा, पॉलिटी के जो फैकल्टी हैं वो आपको अच्छे से इसका डिफरेंस बता पाएंगे। नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं 1998 में एक और यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन रखा गया था इंडिया के द्वारा, और यहाँ इंडिया ने पैलेस्टीन के लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन पर एक बात कही थी। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है आत्मनिर्णय, मतलब पैलेस्टीन को आप इतना अलाउ करिए कि वो आत्मनिर्णय लेने में सक्षम हो, उसे अपनी कंट्री के लिए, अपनी टेरिटरी के लिए जो निर्णय लेने हैं उसमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंडिया का स्टैंड है 1998 तक। लेकिन अब अगर वर्तमान में आप देखेंगे तो इंडिया का स्टैंड पैलेस्टीन को लेकर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब सर प्रेजेंट स्टैंड क्या है? एक्सपर्ट लोग कुछ ये कहते हैं कि भारत ने इजराइल की एट्रोसिटी जो हो रही है पैलेस्टीन में उस पर अपनी आंखों को बंद कर रखा है। मतलब भारत अब पैलेस्टीन पर होने वाले अत्याचार को देख ही नहीं रहा, उनकी आवाज ही नहीं उठा रहा। जबकि 1998 तक हम इतनी बार पैलेस्टीन को सपोर्ट कर चुके हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी, लेकिन अभी अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पैलेस्टीन को लेकर कोई रेजोल्यूशन भी आता है तो इंडिया वहां पे एब्सटेन कर लेता है, वहां पे वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, है ना। जैसे 2015 एंड 2021 में यूनाइटेड नेशन में इजराइल की एट्रोसिटी के अगेंस्ट कुछ रेजोल्यूशन रखे गए थे, उसमें भारत ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट रिलेशन दिखा रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंडिया की जो सिविल सोसाइटी है, हालांकि वो आज भी पैलेस्टीन को सपोर्ट करती हैं। जैसे आप देखेंगे कि इंडियन एक कैंपेन है इंडिया का, कैंपेन फॉर द कल्चर एंड एकेडमिक बायकॉट ऑफ इजराइल, तो ये इजराइल के लिए एक मोरल सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सिविल सोसाइटी है, वो आज भी सपोर्ट करते हैं पैलेस्टीन को।
हालांकि इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा देखा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया के अप्रोच की, कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया इजराइल पैलेस्टीन को लेकर किस प्रकार की अप्रोच रख रहा है, तो इंडिया यहाँ अपनी फॉरेन पॉलिसी को और ज़्यादा प्रैग्मेटिक कर रहा है। सर, प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? इंडिया दो तरीके के अप्रोच को फॉलो कर रहा है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच संबंध को लेकर। द फर्स्ट इज डी हाइफेनेशन की पॉलिसी। डी हाइफेनेशन की पॉलिसी का मतलब होता है, इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि डी हाइफेनेशन की पॉलिसी वहां यूज की जाती है जहां पर दो कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी कंट्री हैं, इनके बीच में आपस में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, एडवर्स रिलेशन है। तो ऐसे में इंडिया क्या करेगा? इंडिया इनके साथ इंडिपेंडेंट रिलेशंस स्थापित करने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लूं मैं, 2018 में हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पैलेस्टीन की यात्रा की थी, ठीक है। और इजराइल की यात्रा की थी और पैलेस्टीन की यात्रा उन्होंने नहीं की थी। तो ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे जो केवल इजराइल जाकर वापस आ गए, पैलेस्टीन वो नहीं गए। तो इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं? हम एक इंडिपेंडेंट रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इजराइल जाएंगे तो इजराइल ही रहेंगे, इजराइल के साथ ही रिलेशन बनाएंगे, और अगर हम पैलेस्टीन जाएंगे तो सिर्फ पैलेस्टीन के साथ ही रिलेशन बनाएंगे, इजराइल में नहीं जाएंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों आपस में राइवल कंट्रीज हैं। अगर आप इस तरीके से सोचिए कि अगर आप इजराइल भी गए, उसके साथ पैलेस्टीन भी आप चले गए, तो इन कंट्रीज के बीच में इंडिया को लेकर एक अच्छी इमेज नहीं बनेगी कि आप हमसे भी बात कर रहे हो, हमारे दुश्मन से भी बात कर रहे हो, है ना। तो ये चीज अच्छी नहीं होती है। उसके बाद केयरफुल बैलेंसिंग एक्ट भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। हम दोनों कंट्रीज के बीच में बैलेंस को देखकर बन रहे हैं और इंडिया अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अब डिसीजन लेता है। जैसे कि एक एग्जांपल हो गया कि पैलेस्टीन को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने एब्सटेन कर लिया। ये भी हमारे इंटरेस्ट को शो करता है। हमने वहाँ पर ना तो पैलेस्टीन के अगेंस्ट वोट किया, ना पैलेस्टीन के फेवर में वोट किया। तो ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो इस तरीके की पॉलिसी, इस तरीके की अप्रोच को हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं इंडिया इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है। तो आई होप कि ये टॉपिक छोटा सा है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। इन फ्यूचर अगर कोई और कंटेक्स्ट आएगा इसका तो मैं डिटेल में भी समझा दूंगा इस टॉपिक को कि आखिर इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में क्यों फाइट हो रही है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे लगे हों तो ज़रूर आप यहाँ पर अपने कमेंट में विचार ज़रूर लिखिएगा इस लेक्चर के बारे में। और अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो उस टॉपिक का नाम भी आप मुझसे लिख सकते हैं। और अगर कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, सो डैट नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके उन डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, न्यू वीडियो में, न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।